बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल का कैदी भारी पड़ गया है। इस वक्त निगरान हुकूमत ताकतवर हल्के पीडीएम प्लस टोला मुकम्मल तौर पर परेशान दिखाई दे रहा है। निगरान वजीर आजम ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर बड़ी खतरनाक बातें की हैं। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के माबैन क्या डील हुई, इमरान खान की हुकूमत को किस तरीके से तब्दील किया गया, एक मरतबा फिर नून लीग की आम शख्सियत ने इस हवाले से बड़ा एतराफ़ किया है, इस पर भी बात करेंगे। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर दहशत गर्द खारजियों ने एक मरतबा फिर आज हमला किया है। क्या तफसीलात सामने आई हैं, इन पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज का दिन इंतहाई पुरमसरत दिन है और हर मुसलमान के लिए ये ईद का दिन है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा और हमने देखा कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इंसानियत पर फضل और इनाम है। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से पूरे आलम इस्लाम बिलखसूस और उम्मत मुसलमा के अंदर और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान है उस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे दहशतगर्द अनासर जो बगैर कलमा पढ़ते हैं, जो बगैर खिलाफत का नाम लेते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नारा बुलंद करते हैं, लेकिन वो आम मासूम लोगों को और आम बाजार के अंदर, मार्केट में, मस्जिद में, खानकाह में, जहां उनको इंसान नजर आते हैं वो दरिंदे उन पर हमला आवर होते हैं। और आज मस्तूंग में इसी तरह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुलूस पर एक हमला हुआ है और ये धमाका हुआ है और इस धमाके के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 20 से जायद लोग शहीद हो गए हैं, 70 से जायद जख्मी हैं। और अब चूंकि ये बड़ा जुलूस था और मस्जिद के करीब ये चूंकि लोग वहां पे जमा थे और वहां पर ये इस तरह का दहशत गर्दाना हमला हुआ है। अल्लाह ताला इन दहशत गर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाए और यकीनन ये वो शारंगेज खारजी फितना है जो पूरे आलम इस्लाम और आलम इंसानियत को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और इसके अंदर मजीद तफसीलात आ रही हैं और शहादतों की और जख्मियों की जो तादाद है वो बढ़ने का अंदेशा है। अब हम आते हैं सियासी खबरों पर। हमने देखा है कई मरतबा नून लीग की जो लीडरशिप है वो इमरान खान के इस बयानिए की तईद कर चुकी है कि जो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया वो बेसिकली ताकतवर हल्कों और नून लीग के माबैन जॉइंट वेंचर था। और इस मामले पर अगर सिर्फ इमरान खान या तहरीक इंसाफ बात करती तो शायद वो वजन ना होता, लेकिन जब नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा जिनमें राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा आसफ है, मोहम्मद ज़ुबैर हैं और दीगर, वो इस हवाले से इज़हार ख्याल कर चुके हैं, तो अब तकरीबन इसके अंदर कोई शक नहीं रहता कि एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करना चाहती थी। एक्सटेंशन का जो वोट बाजवा साहब को दिया गया था वो भी इसी तनाजर के अंदर था। और रात को एक और प्रोग्राम के अंदर हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसफ ने 2-3 बातें की हैं जो बिल्कुल अब वादे कर रही हैं कि किस तरह इमरान खान की जो हुकूमत है उसको तब्दील किया गया है। अब यहां पर जो है वो ख्वाजा आसफ कहते हैं कि जनरल बाजवा की तोसी की हमायत करने के लिए कोई मंतकी तोजी पेश नहीं कर सकता। पार्टी क़यादत ने महसूस किया, यानी नवाज शरीफ जो लंदन में बैठा हुआ है उस वक्त आर्मी चीफ की तोसी के फैसले के साथ जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा की तोसी के फैसले के रिटर्न फेवर में मुझे ऑफर हुई। जिस माह वोटिंग हुई उससे कुछ टाइम पहले की बात है, उन्होंने कहा, उन्होंने किसने, यानी ताकतवर हल्कों की किसी शख्सियत ने दायरे राब्ता किया, फैसला कर लिया है कि कोई अबहाम नहीं है। वो कहते हैं कि वोटिंग हुई और कुछ टाइम पहले की बात है, उन्होंने कहा कि आपने फैसला कर लिया है, कोई अबहाम नहीं है। मैंने कहा कोई अबहाम नहीं है। उन्होंने कहा तहरीरी तौर पर आप क्या चाहते हैं, जो उन्होंने हुकूमत के हवाले से कहा कि जून में पंजाब की हुकूमत ले लें, 2-3 माह बाद जून आने वाला था और दिसंबर तक वफाक की हुकूमत ले लें। मैंने उनसे कहा कि मेरे लीडर ने हदायत दिया कि कोई रिटर्न फेवर नहीं, हमारे लीडर ने इसी शर्त पर माना है कि हमारी कोई डिमांड नहीं। जिनसे मेरी मुलाकात हुई उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमने इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब ये ख्वाजा आसफ वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं, ये बात तो मानने वाली नहीं है कि वो कहें कि रिटर्न में
शरीफ खानदान हो और वो कोई इस तरह फेवर दे रहा और बदले के अंदर वो कुछ ना ले। अब पहले वो बदले के अंदर लंदन जा चुके थे, अब उन्होंने कहा कि ये बताया गया, पैगाम दिया गया कि हम इमरान खान से उकता चुके हैं, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको पंजाब की हुकूमत हम दे देते हैं और फिर हम आपको वफाक की हुकूमत दे देते हैं। और अल्टीमेटली दरमियान में कोरोना आया और कोरोना जो ही हटा और उसके बाद जो है इसको अमली जामा पहनाया गया। ये खुद नून लीग की लीडरशिप जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रही है उस वक्त के जनरल बाजवा साहब और जो उसकी लीडरशिप थी कि जनाब ये हमें तो इमरान खान की हुकूमत जो तब्दील हुई है उसके अंदर किस तरीके से मामलात जो है वो तय पा रहे थे। अब आप देखिए जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, अब बाकायदा तौर पर एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया है हमारे जो निगरान वजीर आजम साहब है। निगरान वजीर आजम साहब अपनी अय्याशी फरमा रहे हैं, यानी इस वक्त तो वो उम्रे पर मौजूद हैं। एक तैयारा उनको दिया गया, जाना उन्होंने अमेरिका था, अमेरिका जाना भी उनका कोई जरूरी नहीं था, जैसे पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, जिस तरह के हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिका गए और अमेरिका जाने के साथ ही उन्होंने जो है वो अब पहले वो बरतानिया फिर चले गए, बरतानिया से पहले वो जब अमेरिका जा रहे थे फ्रांस गए, अब वो सऊदी अरब हैं और आज उम्रा फरमा रहे हैं। जब पाकिस्तान के अंदर धमाके भी हो रहे हैं और हालात इस तरह है तो ये बंदा चंद दिन की निगरान हुकूमत के अंदर खूब अय्याशी कर रहा है। पाकिस्तान का जो तियारा है वो इतलात के मुताबिक उसके पास है और अमला भी साथ है और वो मौज मस्ती में मशगूल है। इस शख्स से जितना तियारे का खर्चा है और अमेरिका का जो टूर है उसका एक खर्चा निकाल कर सारा पैसा इसके हल्क से निकालना चाहिए। ये करप्शन है, ये चोर बाजारी है, ये अब इसके अंदर जो है वो पूरा जो है वो फायदा उठा रहा है और इस मामले के अंदर इसकी क्या क्रेडिबिलिटी आप अंदाजा कर लें। ये अभी बड़ा जबरदस्त किस्म का इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा जो वजीर आजम है ये पाकिस्तान का, ये बताया गया कि हमें जो है वो मिला है। अब उन्होंने जो बातें की, इंटरव्यू दिया, वो बड़ा हैरान कुन है और मैं समझता हूं कि इंतहाई मुतनाज़ है। जब निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन करवा के अंदर जो है वो फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल पार्टी बन चुके हैं, जानबदार हो चुके हैं। वो इमरान खान के खिलाफ अपनी बुग़्ज़ और नफरत का इजहार कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ के हवाले से अपनी मोहब्बत जो है वो पैदा कर रहे हैं, जो बगैर ताकतवर हल्कों का इस वक्त जो है वो जो पता चल रहा है कि वो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अब अनवारुल्लाह काकड़ ने जो 3-4 बातें की है वो बड़ी आम है, जो बताती है कि आगे जो अज़ाइम है वो क्या है। कैदी नंबर 804 और अब अडयाला जेल का जो कैदी है वो किस तरह भारी पड़ गया है और सब जितने सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद सब घबराए हुए हैं। अब नून लीग के लीडर मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान 9 मई का वाकया हुआ, अब उनको सियासत करने का हक नहीं है। ये चीजें जो है वो अब फैलाई जा रही है क्योंकि उनको पता है कि मुकाबला नहीं हो सकता, इसीलिए शायद तहरीक इंसाफ के लोगों पर मजीद सख्तियां भी आए, लेकिन खौफ के बुत टूटना शुरू हो गए और अवाम अब सड़कों पर निकलना भी शुरू हो चुकी है। अब जो अनवारुल्लाह काकड़ हैं वो कहते हैं, बीबीसी को इंटरव्यू दिया उन्होंने लंदन के अंदर, कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले में हुकूमत चाहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे और साबिक वजीर आजम की मुमकिन गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में हुकूमत ने वजारत कानून से राय भी तलब की है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। अब ये तो एक बड़ी अजीब बात है। सवाल किया गया कि मुकाबला जो है इमरान खान का किससे है, वो कहते हैं फौज से नहीं रियासत से है। भाई रियासत कौन सी, यानी आप रियासत हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब या एक आर्मी चीफ साहब और DGISI साहब ये रियासत होते हैं? भाई रियासत जो है वो 4 चीजों का मुरक्कब होती है, आबादी, इलाका, हुकूमत और इक्तदार आला। आप तो उसके अंदर एक चीज है और वो भी इलेक्टेड नहीं है। तो अवाम रियासत होती है। अवाम, अगर अवाम इमरान खान के साथ है तो इसका मतलब है कि जो भी अवाम से लड़ रहा है वही रियासत से लड़ रहा है। ये जो एक गलत ताबीर की जा रही है और ये एक निगरान वजीर आजम कह रहा है, भाई लड़ाई किससे है? अवाम उसके साथ है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और अपने घर जाएं। आप फ्री में इस मुल्क को जो है वो आप मौजे मस्तियां कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। आप जहाज लेके पाकिस्तान का आप लापता हुए हैं और अब वहां पर यहां जो है फिर उन्होंने कहा कि
یہاں جو ہے وہ پاکستان کے آئندہ عام انتخابات کو غیر جانبدارانہ اور منصفانہ بنانے جیسے موضوعات پر انہوں نے کہا نواز شریف کی پاکستان واپسی اور عمران خان کو درپیش قانونی مشکلات جو ہے وہ بھی ہیں۔ اب وہ بات کر رہے ہیں جی کہ یہاں پر جو آخری بات ہے ان کی بڑی عام ہے، وہ پوچھا گیا کہ بتائیے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کیا ہے، ان کے معاملے میں ہم چاہیں گے کہ قانون اپنا راستہ بنائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک عدالتی حکم نامے کے ساتھ ملک سے باہر گئے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے معاملے کو دو پہلو ہیں، ایک تو سیاسی ہے، تاہم اس بحث میں جائے بغیر اگر مروجہ قوانین کے تحت دیکھا جائے تو یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ ایک سزا یافتہ شخص کو عدالتوں نے اجازت دی تھی، ایگزیکٹو نے نہیں دی تھی، تو یہ عدالتوں کے پاس معاملہ ہے، ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہے۔ نواز شریف ایک سزا یافتہ شخص ہیں تو انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ میں تسلیم کروں گا یا نہ کروں۔ جب ایک شخص کو اعلیٰ عدالتوں نے غلط یا صحیح طریقے سے سزا سنا دی ہے تو میرے کہنے سے نہ وہ سزا ختم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ غلط یا صحیح کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ نواز شریف کو یہ نگران وزیر اعظم صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے، اس کے مطابق اگر عدالت سے مزید وہ بیل وغیرہ نہیں ملتی تو ہم قانون کے مطابق ان کو گرفتار کریں گے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی کارروائی کا جنرل ضیاء کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والی کارروائی یا جنرل مشرف کے زمانے میں مسلم لیگ کے خلاف ہونے والی کارروائی سے موازنہ کرنا ایک بےہودہ تجزیہ اور غلط بات ہوگی۔ نہیں، یہ آپ کی بات بےہودہ ہے کاکڑ صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور جس طرح بزرگوں اور پاکستان کے شہریوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، جس طرح عمران ریاض کے جو صورت ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے، آپ کو بھی کاش اسی طرح کبھی رکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ کیا حملے کیے گئے، کاروبار بند کیے گئے، چادر چار دیواری کے تقدس پامال کیے جا رہے ہیں، بچوں کو جس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، تو یہ موازنہ جو ہے یہ شاید اس سے بھی بڑا ظلم جو اس وقت زمانہ جنہوں نے دیکھا ہے اس سے بھی بڑا ظلم قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایک سویلین نگران حکومت کا فوجی جنتا سے موازنہ کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ بھئی آپ کون سے سویلین ہیں؟ آپ سویلین والی بات ہی کو نہیں کر رہے۔ کیا پاکستان میں اس وقت ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے؟ کیا آئین معطل ہے؟ عدالتیں کام کر رہی ہیں جبکہ بنیادی حقوق موجود ہیں؟ کون سے عدالتوں کے حکم پر عمل ہوتا ہے؟ کون سی آئین کی شق پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ آپ کا ایک چہرہ ہے ایک سول آدمی کا، جنرل ضیاء کا ملٹری ٹیک اوور اور پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن، مشرف کا نواز شریف نون لیگ پر کریک ڈاؤن، آج کے کریک ڈاؤن کا موازنہ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے جو بات آخر میں کی مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ پچھلی پارلیمان جاتے ہوئے ایسی قانون سازی کر گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سخت معاشی فیصلے کرنے پڑے۔ ایسی صورت میں اس جواز کے تحت یہ ممکن ہے کہ نگران حکومت خود طویل مدت کے لیے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ طویل مدت کے لیے ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما کے انتخابات میں حصہ نہ لے پانا، اس سے بحران پیدا ہو یا نہ ہو یہ نگران حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ انتخابات کے 90 دنوں کی آئینی مدت میں نہ کرانے کے بارے میں وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے کہ آرٹیکل 254 اجازت دیتا ہے۔ تو ایک عجیب قسم کا انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے جو عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں نہ لیں، اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ انٹلیکچول وزیر اعظم ہے، اس طرح کے ٹاؤٹ لوگوں کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک جہاز دیا ہے پاکستان کا، ادھر پی آئی اے عمرہ کرنے والوں کو اور زائرین کو رسوا کر رہی ہے۔ کسی کی فلائٹ صبح 4 بجے کی ہوتی ہے وہ دو دن لیٹ کر دیتے ہیں، 1 دن لیٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس پی آئی اے سے نفرت لوگوں کی بڑھے، اور جب ہم اس کو بیچیں تو لوگ کہیں یار اس کو بیچ ہی دینا چاہیے۔ یہ عجیب قسم کی وارداتیں ہیں۔ تو اصل میں اس وقت عمران خان جو ہے وہ بھاری ہیں چونکہ عوام ان کے ساتھ ہے اور باقی سارے دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔